नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएचयू कैप्सूल कोर्स के अंतर्गत आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कंप्लीट 3D चैप्टर, जो आपकी मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो मैं कंप्लीट आपका चैप्टर एक ही बार में पूरा चैप्टर में आज आपका इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। इससे पहले मैंने वेक्टर चैप्टर जो है वो आपका एक लेक्चर में पूरा कवर किया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर पढ़ाने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इस चीज की गारंटी है। तो अगर आपने वेक्टर इन वन शॉट नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 3D चैप्टर की। ठीक है, ये आपका खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि वेक्टर और 3D को अगर हम लोग मिला देते हैं तो मान के चल लीजिए बीएससी मैथ में लगभग 7 क्वेश्चन इससे आते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर में थोड़ा सा क्वेश्चन कम होते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन ही होते थे, वहां पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां 7 से 8 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं आपके। ठीक है, और कई बार वेक्टर और 3D को मिक्स करके ही क्वेश्चन वो पूछता है। अगर उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो आपका वेक्टर और 3D को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपना 3D चैप्टर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड द्वारा फ्री सुपर टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिसमें बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो सभी के टेस्ट ओपन है। आप जो मन के वो टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, test.bhuworld.com पे चले जाइए। ठीक है, फिर यहां पर आप जाएंगे तो अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख के सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। देखिए 3D चैप्टर, पहली बात मैंने क्या बताया, वेक्टर 3D बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं, इसके सारे आर्टिकल्स आप पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके किसी न किसी आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा। आपने अगर हर एक आर्टिकल पढ़ा, उससे 2-4 क्वेश्चंस लगाए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका किया कराया क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही स्कोरिंग है, इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आप अगर पढ़ के गए हैं तो आप गलत करके नहीं आएंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सबसे अच्छी बात होती है कि आप जो पढ़ के गए हैं उसको इंप्लीमेंट कर ले जाएं, सही करके आ जाएं। ठीक है, तो स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पूरा एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 3D चैप्टर अपना। देखिए सबसे पहली चीज, देखिए कुछ यहां पर बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे हम लोग 2D में पढ़ते हैं वैसे 3D में भी आता है। कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, ये मान लीजिए है आपका x1 y1 z1। ठीक, यहां पर कुछ पॉइंट आपको दिया गया है x2 y2 z2, और आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा यहां पर। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आप 2D में निकालते हो, सेम यहां पर 3D में भी आ जाता है। कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस यहां पर देखिए 2D से जब 3D में जाएंगे, बस आपको वहां 2D में सिर्फ xy एक्सिस की बात करते हैं, 3D में हम xy z एक्सिस की बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देख सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है ये। चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं कि आपको जो थोड़ा सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीजें बताता हूं। सब छोटी छोटी चीजें बताने लगूंगा तो समय बहुत चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत चीजें तो आप पहले भी जानते रहेंगे। देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है बीएससी एजी के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन क्या होगा। ठीक, पूछा जा सकता है एक्सजेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगी, पूछा सकता है एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए इसका सबका बहुत बढ़िया मैं तरीका आपको बता देता हूं। यहां पर जैसे क्या क्या प्रेजेंट है, वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो इक्वेशन हो जाएगी यहां पे एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर एक्स जेड है, वाई नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाएगी। यहां पर एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो यहां पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब जो नहीं है वही आपको यहां पर लिख देना है। ठीक, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपसे मान लीजिए पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो बताइए एक्स आ चुका है, क्या क्या नहीं है आपके पास, वाई और जेड नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आपको अगर बताया जाए तो क्या होगा यहां पे, ऐसे ही वाई है, एक्स और जेड नहीं है, तो उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ छोटी छोटी चीजें जो है यहां से कर सकते हैं। ठीक, चलिए
ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें हुई, थोड़ा सा बेसिक्स मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा नहीं इसमें समय वेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ये होती है, थ्रू आउट पूरे चैप्टर में ये चीज होती है, आपने सुना होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। पहले हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं होता, एक तरीके का एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? एक तरीके का ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये बातें पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें। जैसे इसमें मैंने बना दिया एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक। और यहां से हम लोग कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, और यही हमारा ओपी वेक्टर हो जाएगा, और ये पॉइंट पी जो है वो x1 y1 और z1 है, ठीक है। फिर यहां से आप आराम से डेरिवेशन कर ले जाओगे, उसकी वजह से कोई जरूरत नहीं होती है। बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन देखिए क्या होता है कि यहां से अगर हम चाहें एक एंगल बना सकते हैं अल्फा, ठीक है, ऐसे ही हम यहां से एक एंगल बीटा बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम यहां से एक एंगल जो है गामा बना सकते हैं। तो होता क्या है कि तीन चीजें हम निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये क्या है? सिंपली क्या है कि हमने ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाया है उसी का मैंने कोसाइन ले लिया है। अच्छा, अल्फा बीटा, ये जो कॉस अल्फा, ये कौन सा एंगल है? ये ओपी वेक्टर द्वारा बनाया गया एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ओपी वेक्टर द्वारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बनाया गया एंगल, उसका मैंने कोसाइन ले लिया है। इसी को हम लोग एल नाम दे देते हैं, इसका नाम एम दे देते हैं, इसका नाम एन दे देते हैं, और यही होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब इसी आप अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे, मैं एक की निकालूंगा बाकी नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो ये आ जाता है x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक। ऐसे कॉस बीटा y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हो जाता है, और ऐसे ही cos गामा इज इक्वल टू z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग ओपी का यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे जोड़ के, ठीक है, कि x1 अपॉन दिस, ये पूरा छाप दीजिएगा यहाँ पे, आई कैप प्लस इस तरीके से जे कैप, इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, उसको आप एल एम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहां पर फाइनल क्या बन सकता है ये कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, आप यहां पर इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। ये बात समझ गए? चलिए अब आप यहां पर देख सकते हो, अगर आप इस तरह कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालोगे तो अगर हम लोग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, नीचे का आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। बीएससी एजी में इससे क्वेश्चन आया था 2019 में। देखिए कैसे आया था, एल एम एन क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है, ठीक। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं, ठीक। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो पूछता ये है कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद क्या, इतना तो ध्यान में आपके होना ही चाहिए, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछूं तो क्या होगा बताइए? तो आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि एक्स एक्सिस मतलब अगर हम देखें एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1, और y एक्सिस के साथ 90 डिग्री, cos 90 कितना हो जाएगा? 0। z एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है? 0। ऐसे y एक्सिस की बात करेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा, ऐसे z एक्सिस की बात करेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब इसमें हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या होता है, एक बात यहां पर याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है एक यूनिक होता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो होता है ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है, ये आपका यूनिक नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जानते हैं क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का कोई भी मल्टीपल होगा वो आपका डायरेक्शन रेशियो जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो आपका यूनिक नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात करूं 1 2 3, ठीक है, अब 2 4 6 ये दोनों सेम है। ऐसे हम अगर बात करते हैं कि ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए लिखा है -1 -2 -3 और 1 2 3 ये दोनों सेम है, ये दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, इसीलिए मैं कह रहा हूं यूनिक नहीं होता है, क्योंकि यहां पर अगर हम चाहें तो एक कॉमन नंबर निकाल दें, दो अभी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 2 3 ही तो है ये, इसलिए दोनों सेम है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपका यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये बात थी। अब जैसे मान लीजिए किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर आपको ए बी सी दे दिया जाए, तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन आपको लिखना, अगर ये डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो डायरेक्शन कोसाइन इसका कुछ नहीं, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे c अपॉन कर दीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, समझ गए। चलिए, किसी भी लाइन का अगर आपको डायरेक्शन रेशियो से निकालना है, मान लीजिए अगर कोई लाइन है वो किसी दो पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर इसका आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए x1 y1 और z1 ये दिया गया है और ये आपका x2 y2 z2 दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये इसका सिंपल डायरेक्शन रेशियो जो है हम लाइन का निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इतनी बातें सफिशियंट है। अब हम लोग सीधी सी बात है अपनी 3D में जो मेन टॉपिक होता है प्लेन का, उस पे हम लोग चले आते हैं। ठीक है, नहीं लेट हो जाएंगे हम लोग, काफी टाइम चला जाएगा हम लोग का। प्लेन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं, आपने 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो आपके लिए प्लेन चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। 2D में स्ट्रेट लाइन और 3D में प्लेन, ये समझ लीजिए कि दोनों सेम चीज है। यहां पर लिख लीजिए दोनों क्या है, सेम है। ठीक, चलिए सबसे पहली बात, कोई भी प्लेन है, मान लीजिए ऐसे जनरल में प्लेन एक बना लेता हूं, इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा। ठीक है, प्लेन का जो नॉर्मल होता क्या है, मतलब मान लीजिए कोई प्लेन है, आपका हाथ जैसे एक प्लेन है, उस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर आप कुछ रख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्लेन है, उसका जो नॉर्मल है, उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो एबीसी है। एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक जनरल इक्वेशन की बात करें प्लेन की, तो वो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। डी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसका, नॉर्मल का। ठीक है, समझ गए इस बात को। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहां पर एक टर्म और बढ़ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगला जो होता है इसमें हम लोग को जो अगली फॉर्म पढ़नी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा प्लेन है, वो कुछ इस तरीके से है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को 3 पॉइंट पे मान लीजिए वो कट करता है। कहीं पॉइंट A पर ये आपका A 0 0 है, ये मान लीजिए z एक्सिस है तो 0 0 C है यहाँ पे, और ये 0 B 0 है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्लेन है हमारा, वो इस तरीके से ए बी सी पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म करता है कि वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट है, जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट है और एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है। तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यहां पर एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, इंटरसेप्ट फॉर्म से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन होता है, बहुत पेट क्वेश्चन होता है, 2019 में भी आया था, कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक, अब देखिए यहां पर अगला जो होता है, एक बहुत ही बढ़िया प्लेन का इक्वेशन निकालने को आता है, वो ये होता है कि मान लीजिए
कि इस तरीके से आपके पास दो प्लेन है, ठीक है। ये कोई एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन है P1 इजिकल टू 0, ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन है P2 इजिकल टू 0। आपसे अगर मान लीजिए वो पूछता है कि बताइए एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों प्लेन के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब इससे, ठीक है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि जो तीसरा प्लेन है कुछ ऐसा है, ठीक है, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2 इजिकल टू 0। ये किस प्लेन की इक्वेशन है? ऐसे प्लेन की जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन दैट इज द P1 इजिकल टू 0 एंड P2 इजिकल टू 0 पास कर रहा है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी? लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा आपके पेपर में, ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन, हम एक कंडीशन ये आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा देता है कि आपको कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन बताइए, और जिसमें ये कहा जाए कि वो पास कर रहा दो प्लेन की इक्वेशन दे देता है, ठीक है। वो ऐसे देगा कि दो प्लेन की इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और एक कंडीशन देगा, कहेगा कि परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसी बहुत मिलता है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी देता है, जैसे मान लीजिए देता है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक, ऐसे दे देता है, ठीक है, मान लेते हैं। अब बात आती है कि सर अगर इस तरह दिया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीख लीजिए। अगर कभी भी देता है कोई एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? जो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल होगा, ठीक है, पहले वाला प्लेन का नॉर्मल होगा और दूसरे वाला प्लेन का नॉर्मल होगा, तो दोनों जो नॉर्मल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए कहता है कि अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक, और इस प्लेन की हम इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक। इसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एबीसी, और इसका क्या है 5 3 6, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका क्या एबीसी। तो ये दोनों नॉर्मल्स होंगे, क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। भाई डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना होता है? 0 होता है। तो इसको हम इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं 5a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? इस तरीके से कंडीशन आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक। यहां से आप एक कंडीशन जनरेट कर सकते हो, इस तरीके से आपको करना है, ठीक। तो आप पहले P1 प्लस लैम्डा P2 कर देना, वहां पर जो ABC आएगा वही यहां पर रख देना, और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू उठा के रख देना, आपकी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं देन उनके जो नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियो होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। थ्रू आउट इस पूरे चैप्टर में बहुत बार मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन दे देता है, वो कहता है कि कोई एक प्लेन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रही है, कहां कहां पर? ए बी और सी पॉइंट पर, ठीक है। और इस तरीके से कि ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रोइड है वो है पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से कंडीशन दे दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी कुछ इस तरीके से x, y और z है, ठीक है। कोई एक प्लेन है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ABC बन जा रहा है, ट्रायंगल ABC बन जा रहा है, ठीक है। ये ABC हम लोग कह सकते हैं। यहां का पॉइंट क्या हो जाएगा? मान लेते हैं A 0 0 होगा, इसका आपका 0 0 C हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 0 B 0 हो जाएगा। तो इसका सेंट्रोइड जो है वो PQR दिया गया है। आप सेंट्रोइड तो निकालना जानते ही होंगे, क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मतलब a बाई 3 इज इक्वल टू P दिया गया है, b बाई 3 इज इक्वल टू Q दिया गया है,
और c बाई 3 इज इक्वल टू r दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3p, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r आ जाएगा। अब आपसे वो पूछता क्या है, आपको प्लेन की इक्वेशन पता नहीं है। प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बस ए बी सी की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, तो मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा, यहां देखिए x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, a इज इक्वल टू 3p रखा है, फिर 3 उठा के उधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप करिएगा जरूर, बहुत आसान होता है। कुछ नहीं किया मैंने, बस इंटरसेप्ट फॉर्म और सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट जो हल्का सा यूज किया है। चलिए अगले टॉपिक पे अब हम लोग अपने चलते हैं। वो अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, कि आपको एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन अगर आपको बताना है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक हमारा प्लेन है, इस तरीके का मान लेते हैं, कोई एक प्लेन है, उसका जो नॉर्मल, उसका डायरेक्शन रेशियो आपका ए बी और सी दिया गया है। ठीक है, और ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है पॉइंट पी, ये आपका है क्या x1 y1 और z1। ठीक है, समझ गए। इस तरह के ये दिया गया कि ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। जनरल इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, आप कहोगे सर अभी आप बताए थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर ये इस पॉइंट से पास कर रही तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, ax प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1, दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को। ठीक, प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर आपको। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब आपके पेपर में ये नहीं आएगा, एक पॉइंट की कोई क्वेश्चन नहीं लिखने का आएगी कभी। आपके पेपर में क्या आता है कि आपको एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करनी है जो कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि एक कोई प्लेन है जो कि पास कर रहा है किस किस पॉइंट से। मान लीजिए मैं सिंपल ले लेता हूं 1 1 0, क्यू दे देता हूं यहां पर आपको मैं 1 1 2। ठीक है, और आर मैं आपको दे देता हूं 0 1 3। ठीक है, चलिए ये मैंने कहा 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चन क्या होगी। तो आप पहले एक जनरल इक्वेशन लिख लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अभी मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के पास होने की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 आपको पता होगा, ये p वाला पॉइंट यहां पर रख दीजिए, x माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड, क्योंकि माइनस 0 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन प्लेन इन दोनों पॉइंट से भी तो पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको यहां पे आप रख दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, रखिए क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस बी 1 माइनस 1 ए भी 0 हो जाएगा आपका, और यहां पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बन जाएगी -1 फिर 0 हो जाएगा और प्लस 3c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ठीक है, देखिए डिजिट्स पे मत जाइए, क्योंकि मैंने डिजिट्स ऐसा लिया कि हो सकता है सब कुछ अभी कट भी जाए। ठीक है, डिजिट्स छोड़ दीजिए, डिजिट रैंडम मैंने लिया है, आप तरीके पे फोकस करिए बस। ठीक है, तरीके पे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया है, सबसे पहले कि एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन लिखा। अब क्या है कि प्लेन और 2 पॉइंट से पास करा, दोनों पॉइंट को भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया। अब यहां से आपको ए बी सी में क्या होगी, 2 इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहां पर तो कुछ इक्वेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर सब 0 हो जा रहा है, सी की वैल्यू 0 आ जा रही है
और यहाँ पे रख देंगे तो आपकी a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब a और b अगर 0 आ गया है तो आप देखेंगे, मतलब a और c आया है, इसी तरीके से b निकाल सकते हैं, लेकिन ये छोड़ दीजिए, ये तो मान लीजिए अभी रैंडम क्वेश्चन ले लिया इसलिए सही नहीं आ रहा है यहाँ पे। मान लीजिए आपको a और b में कोई दो इक्वेशन, यहां से क्या है, यहां से आप इतना समझिए कि a b c में आपको कोई दो इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मिल जाती 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक मिल जाती 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इस तरह मिल गई। अब यहां से आपको क्या करना है, सॉल्व करके abc की वैल्यू निकाल लेनी। कैसे सॉल्व करेंगे, a अपॉन जिसको लेंगे उसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को ले लीजिए, क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लगा लीजिए, 3 1 1 2 इज इक्वल टू माइनस बी। ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा। 2 4 1 2 आ जाएगा। ठीक है, जो लिख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बी लिख रहे हैं बी छोड़ दीजिए, सी लिखेंगे सी वाला छोड़ दीजिए। अब बस ए और बी ले लीजिए, 2 4 3 1 सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू जो यहां से आ जाएगी। और जैसे ही आपकी अगर ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे ही ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा ए बी सी की वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन लिखिए। अब वही प्लेन दो और पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन लिख लीजिए। वहां से क्या हो जाएगा आपका कि ए बी सी में दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिएगा। ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स दे देता हूं जिसका रिजल्ट एकदम सही सही निकलेगा। दैट इज द 1 1 -2 -1 2 -1 और 3 -1 7। ठीक, ये 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन लिख लीजिएगा और मैं आपको फाइनल रिजल्ट यहां पर बता देता हूं। 11x प्लस 20y प्लस 2z माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आपका आएगा इसका आंसर। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। मेथड जो बताया हूं इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं लगेगा यहां पे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना हो जो कि 2 पॉइंट से पास करे। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट दे देगा कि इस पॉइंट से पास कर रही है एंड दे देगा कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस तरह भी कंडीशन दे सकता है। देखिए फाइनली आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालना है। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट आपको 2 इक्वेशन एबीसी में पता होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, देखिए पहला क्या करेंगे, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन यहां से लिख लेंगे। ठीक, उसमें ये वाला पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे तो एक एबीसी में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, कुछ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी समथिंग समथिंग करके। ठीक, इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या है कि यहां जैसे एक पॉइंट से पास होने वाली जो प्लेन की इक्वेशन आप यहां बनाए रहेंगे, यही प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0 बराबर कर देंगे, तो एक एबीसी की इक्वेशन वहां से आ जाएगी। ठीक, समझ गए, बस एबीसी की इक्वेशन आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है कि कोई एक प्लेन है वो -1 1 और 1 से पास करता है, और किससे पास करता है, 1 -1 1 से पास करता है, और परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ठीक, तो क्या करेंगे आप, पहले a इंटू एक्स प्लस 1, मैं इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसकी मदद से प्लेन की इक्वेशन बना रहा हूं, प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। ठीक, अब मुझे एबीसी में इक्वेशन बनाना है तो क्या करूंगा, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दूंगा, तो a इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, और प्लस 0, मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो दैट इज द एबीसी, और इसका डायरेक्शन रेशियो 1 to 2, मतलब a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। और कैसे सॉल्व करेंगे ऊपर बता चुका हूं, और यही एबीसी की वैल्यू जो आएगी इसको उठा के यहीं पर पुट कर दीजिएगा। ठीक, पूरा मैं सॉल्व करता जरूर, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको अगर पूरा सॉल्व करूंगा तो फिर आप मान के चल लीजिए कि आपका समय जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। चलिए,
इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब समझिएगा कि परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए पैरेलल टू प्लेन दिया जाएगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, अगर दिया गया कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, इसका मतलब एक प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो, एक प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही दूसरे प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक, समझ गए? चलिए अब आगे आता है इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में आता है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए आपको दे देता है कोई एक प्लेन है, ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपको LMN दिया गया है। ठीक है, प्लेन की नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया गया है, LMN दिया गया है। ठीक है, और यहां पर हम एक कोई पॉइंट XYZ ले लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए, निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए जो नॉर्मल की मतलब इक्वेशन आती है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म, वो होती है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P, और जहां पर P क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, और सीधी सी बात है कि अगर कोई आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब P जो होगा हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब आगे इसमें हम लोग बात करते हैं, आगे किस चीज की बात करेंगे। देखिए आगे हम लोग इसमें देखिए अगर हम देखिए अगर ये निकालना चाहें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, आपको मैं कोई प्लेन दे दूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको यहां पर आपको प्लेन दे दिया है, दैट इज द AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लेन की क्वेश्चन दे दिया मैंने, और मैंने कहा यहां पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है आपका, दैट इज द X1 Y1 और Z1। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से, तो कुछ नहीं करना है, एकदम सीधी सी बात है, इस पॉइंट को इसमें आप सेटिस्फाई करें। डायरेक्ट जो फॉर्मूला है मैं उसका तरीका बता रहा हूं आपको, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D। ठीक, और यहां क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आपने ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन भी निकाला होगा, उसमें हम लोग क्या करते थे, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता था, और यहां पर वही चीज बढ़ गई है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस पहले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करिए, अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम लोग। अब आपसे ये हो सकता है, पूछ सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं, उनके बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़े। इससे भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, इस आर्टिकल से आप देख लीजिएगा। दो पैरेलल प्लेन्स आपको दे देगा, इनके बीच में आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि मान लीजिए जो आपकी इसकी इक्वेशन होगी वो मान लीजिए आपको दे देता है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि अगर आपके दो प्लेन्स जो होते हैं अगर पैरेलल होते हैं तो क्या होगा, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे तो जो उनके आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है, दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगी ना। अगर नॉर्मल है तो अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, D2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे प्लेन का अगर आपको कभी भी यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो जो डिस्टेंस होगी उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होगा क्या, मॉड ऑफ डिस्टेंस है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, D2 माइनस D1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ कि D2 माइनस D1 मतलब मैंने यहां पे क्या किया, जो कांस्टेंट्स है उनका डिफरेंस ले लिया, अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। अगर इसकी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन दी जाती LX प्लस MY प्लस NZ
इज इक्वल टू मान लीजिए लैम्डा दे दिया गया, और Lx प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू P दे दिया गया। तो यहां पर कुछ मत करिएगा, यहां बस लैम्डा माइनस P कर दीजिएगा। ठीक, समझ गए मेरी बात? तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल का सेम होगा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर। ठीक, तो आगे इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब आगे इसमें हम लोग एक पढ़ने वाले यहां पर आर्टिकल ये है कि आपको अगर पूछा जाए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म, ये भी आपके पेपर में आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ना कि हम लोग वेक्टर फॉर्म से इसको सिमेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। देखिए जैसे क्या होगा कि मान लीजिए कोई हमारी एक लाइन होगी, वो किसी एक पॉइंट x1, y1 और z1 इससे जो हमारी वो लाइन जो है वो मान लीजिए कि पास हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक, और यहाँ पर हम एक पॉइंट r ले लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट r लेने का मतलब वही है मेरा कि यहाँ पर निकालने के लिए एक्स वाई जेड तो लेंगे ना, इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड तो लेंगे ना, तभी तो इक्वेशन एक्स वाई जेड में आएगी। ठीक, एक्स वाई जेड ले लिया मैंने। ठीक, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ओ ए वाला, ये क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका x1 i कैप, ये ओरिजिन है आपका ना, तो इसका वेक्टर लिख सकते हैं आप। इसको मान लीजिए हम वेक्टर ए मान लेते हैं, तो इसको आप लिख ही लेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक, अब देखिए ये जो आपका ये वाला है, ये वेक्टर बी हम मान लेते हैं, तो इसके अलोंग एक लैम्डा वेक्टर बी हम लोग को लीनियर है, तो उस तरह हम ले सकते हैं इसमें आपका लैम्डा वेक्टर बी। तो यहां पर देखिए जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, तो अब ये जो होता है ये तो होता है आपका वेक्टर इक्वेशन, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं तो वो आता है हमारा यहाँ पर क्या, x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। आप कहोगे सर ए बी सी क्या है, तो ये जो आपका ए बी सी है ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। आप कहोगे ये कहां से आ गया सर, तो ये देखिए ये जो आपका x माइनस x1 होगा, ये जो आपका वेक्टर भी बन रहा था ना, यही है x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 z माइनस z1, ये यहां पर देखिए ये ऊपर आ गया है, और यहां पर ये आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हम ए बी सी लेके चलेंगे, ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप आसानी से वेक्टर बी जो है ये डायरेक्शन रेशियो के टर्म में लिख सकते थे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो वही सब मैं वहां पर बाद में ओपन किया हूं, तो वो सब आप खुद से देख लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। फिलहाल ये जानिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इसमें क्या है कि कोई लाइन अगर x1 y1 z1 से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कभी भी आपको इस तरह सिमेट्रिक फॉर्म मिले तो एक बात ये भी जानिएगा, अगर हम लोग इसको लैम्डा के बराबर कर दें, मतलब सबको x अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, यहाँ हम लोग ऐसे लैम्डा लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू निकल सकती है a लैम्डा प्लस x1, ऐसे y इज इक्वल टू बी लैम्डा प्लस y1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। और क्या हो सकता है कि आप इस मेथड से क्या हो सकता है कि लैम्डा आपकी क्या है, लैम्डा आपकी डिस्टेंस है, तो अगर आपको लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हो। जैसे कहने का मेरा क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट पी आपको क्या पता है x1 y1 और z1, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी दिया गया है और आपसे पूछा जाए पॉइंट m का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो आप यहां पर बहुत आसानी से पॉइंट m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। क्या लिखोगे? x1 प्लस ए लैम्डा, यहीं से लिखा है मैंने, देख लीजिए। यहां कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। इस तरीके से आप जो है ये किस मतलब लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इसकी मदद से, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन की मदद से जो है हम लिख सकते हैं। देखिए मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, रीजन है टाइम मुझे देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे 4 घंटे में 3D पढ़ाना है, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। और बड़ा चैप्टर है इसलिए हर एक आर्टिकल भी आपका कवर करना है। चलिए अब जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने को आएगी जिसमें क्या कहेगा? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। जैसे क्या कहेगा? मान लीजिए कोई आपका यहां पर एक प्लेन दे देगा, मान लीजिए इस प्लेन की इक्वेशन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। कोई एक हमारी लाइन है जो कि कहां से पास कर रही है? x1 y1 z1 से। उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है? a b और c दिया गया है, ठीक है। यहां पर कहीं जाके इंटरसेक्ट करता है m पॉइंट पे। अब आपसे क्या होगा? वो प्लेन की इक्वेशन जानना चाहेगा। यहां पर आप क्या करोगे? देखिए आपको ये पता है कि पॉइंट इस पॉइंट से लाइन जो है वो पास कर रही है, ठीक। और ए बी सी क्या है? यहां पर आपका डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का। मतलब आप इसका सिमेट्रिक फॉर्म लिख सकते हो, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। जो मुझे इंफॉर्मेशन पता थे मैंने उस बेसिस पे लिख दिया। तो हम पॉइंट m का कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हैं ना। यहां मान लीजिए मैंने t ले लिया, पैरामेट्रिक फैक्टर कोई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? x1 प्लस ए टी, y1 प्लस बी टी एंड z1 प्लस सी टी। मैंने क्या कहा था? किसी मतलब अगर आपको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पता है तो उस लाइन पर हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। आप कहोगे सर टी तो अननोन है, तब कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? अब देखिए ये पॉइंट m कहां लाई कर रहा है? इसी प्लेन में तो लाई कर रहा है। तो बस इस पॉइंट को आपको इसमें क्या करना है? सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है। इस पॉइंट m को आप इस प्लेन में जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे, वहां सेटिस्फाई करते ही आपका जो t की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। t की वैल्यू मिल जाएगी तो पॉइंट m जो है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किससे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आपका आएगा, ठीक। यहां से आप t की वैल्यू जो है वो पता कर सकते हो। t की वैल्यू पता हो जाएगी तो यहां से आपका m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या पता कर सकते हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा कि आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस। एक पॉइंट दे देगा आपको 1 2 0। इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है कहां से आपको बतानी है? वो ये बतानी है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है आपकी कि जहां पर आपका एक लाइन है। नहीं छोड़ दीजिए अभी ये क्वेश्चन आप, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी मुझे एग्जैक्ट डेटा जो है वो ध्यान में नहीं आ रही। अभी गलत हो जाएगा डेटा तो फिर आप उसमें समझ नहीं पाएंगे। बस इतना समझिए, आपको कुछ नहीं करना। आपको मान लीजिए दे देगा कि आपको डिस्टेंस निकालने, मान लीजिए दे ही देता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो क्या करना? कुछ नहीं, m आ जाएगा, तब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे डिजिट्स याद नहीं आ रही हैं तो, और मैंने मौके पर लिखा भी नहीं है कहीं, तो फिर रैंडम मैं आपको दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा तो आप परेशान होंगे उसमें, ठीक है। इसलिए मैं उसको हटा रहा हूं यहाँ पे। यहां पर आपका ये पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए अब अगला आर्टिकल जो ये है कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, यहां पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर एक कोई पॉइंट P है जो कि क्या है x2 y2 z2, ठीक। और ये कोई एक लाइन है जो कि पास कर रही है किससे? x1 y1 और z1 से, ठीक। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? a b और c, ठीक। आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप?
इस पॉइंट का इस लाइन से डायरेक्शन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए m पॉइंट है, तो यही आपको अगर pm फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में कभी कभी आए हुए हैं। ये नहीं आता, आपको आता है इमेज निकालने को आता है, लेकिन अगर ये निकाल पाएंगे तभी इमेज आएगी। तो आप कहोगे सर पीएम निकालने का सीधा तरीका है कि अगर मुझे m का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा तब मैं पीएम निकाल लूंगा। m कैसे पता चलेगा? m बहुत आसानी से पता चल जाएगा। इस लाइन का आपको सिमेट्रिक फॉर्म पता होगा, क्योंकि आपको किस पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन रेशियो क्या है ये आपको पता है। तो आप क्या करिए, m का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं a1 x1 प्लस at, y1 प्लस bt, z1 प्लस ct। ये आपका m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। p का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है, तो क्या आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm नहीं निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन का मतलब एक लाइन में अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो आपके पास pm आ जाएगा। pm जो है वो परपेंडिकुलर, अगर मान लीजिए इसको हम a रख लेते हैं, तो pm इज परपेंडिकुलर टू am है। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा 0 के बराबर होगा। डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब जो मैंने pm का डायरेक्शन रेशियो निकाला है, मतलब यहां पर आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? am के। am का क्या है? abc है, ठीक है, abc है। तो इसी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। और ये कंडीशन आप जैसे ही लगाओगे आपका क्या आ जाएगा? t की वैल्यू आ जाएगी। जैसे t की वैल्यू आएगी आपके m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, m का कोऑर्डिनेट आ गया तो आप pm फाइंड कर लोगे। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या आता है? इमेज निकालने के लिए आता है। वो देखिए क्या है इमेज, क्या होता है? इमेज कुछ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन थी, ये कोई पॉइंट P है, इसी का इमेज पूछता है। तो इमेज क्या होता है कि जितना इधर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ही और इधर चले आइए। तो ये जो होगी ये आपका पॉइंट Q मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, तो यही आपका क्या होगा? इमेज होगा। ठीक है, इमेज क्या हो गया? अब मान लीजिए इसको हम एज ए मिरर मान लें। ठीक है, इमेज निकालने का मतलब क्या हुआ? लाइन एक मिरर होगी, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा हमें? यहीं पे तो मिलेगा, इसका इमेज यहीं तो मिलेगा हमें ना। जितना दूरी इधर उतनी दूरी पीछे पर मिल जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, आप यही पॉइंट M निकाल लो, यही पॉइंट M निकाल लो। फिर ये क्या है? ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना आप कि मान लीजिए अगर इसको हम लोग मान लेते हैं x2 y2 और z2, और इसको हम लोग p q r मान लेते हैं, तो कुछ नहीं होगा, x2 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू p, ऐसे y2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू r। ठीक है, q, ठीक है, p q r। अब यहां से क्या होगा? आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो, क्योंकि आपको p और x2 पता होगा, आराम से पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया अभी तरीका? आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना है t के टर्म्स में। ठीक, उसके बाद आपको pm का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना है। इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर देना है। वहां से आप क्या होगा, क्या पा जाएंगे? t पा जाएंगे। t पाते ही आपका m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बाकी आगे की सारी चीजें आप खुद से जो है वो कर सकते हैं। ठीक, अब यहीं पर वो क्या करता है, ये तो हुई लाइन की बात। वो ऐसे ही आपसे प्लेन का पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई एक प्लेन आपको दे देगा, कहेगा कि यहां पर एक कोई पॉइंट P था जो कि क्या है? x1 y1 और z1 है। ठीक है, इसका इमेज पूछेगा आपका, इस प्लेन की रिस्पेक्ट में इमेज पूछेगा। और मान लीजिए यहां पर प्लेन क्या दे देता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक, ये प्लेन दे देता है और इस पॉइंट का इमेज आपसे पूछेगा। आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इमेज निकालने का मतलब क्या हुआ? यहां परपेंडिकुलर यहां तक जाएंगे हम, और फिर इसका ये मिरर की तरीके से तो इतना पीछे चले आएंगे, तो यही पॉइंट R जो होगा इसका इमेज कहलाएगा। ये मतलब क्या है? एक तरीके से परपेंडिकुलर लाइन हुई इस प्लेन के, और प्लेन का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही उसका नॉर्मल होता है। मतलब नॉर्मल और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए, तो जो आपके प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है वही इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब आपको डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का पता रहेगा। आपको ये पॉइंट पता है, ये डायरेक्शन रेशियो पता है, सिमेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं,
और इस पॉइंट को आप निकाल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट आपका t के टर्म में आ जाएगा, और जैसे ये पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट प्लेन में है, तो इसको इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आते ही ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आते मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप यहां से इमेज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक उथल पुथल चल रही होगी, ठीक है, एक उथल पुथल चल रही होगी, वो ये होगी कि क्या सर इतना कहानी करें, जरूरी इतना कहानी करना, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे, कुछ ट्रिक नहीं बता पाएंगे? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ रहे हैं ना, यही वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, याद रखिएगा, यही वाला जो पॉइंट है। अब देखिए इसमें हमें, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है आपका x1 y1 और z1। ठीक, ये है आपका पॉइंट, और इसी पॉइंट का अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो निकालना है। ठीक है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है हम लोग x2 y2 और z2 मान रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, नोट कर लीजिए इसको, बहुत मस्त जबरदस्त फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 अपॉन a कर दीजिए इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b कर दीजिए इज इक्वल्स टू z2 अपॉन z1 माइनस c कर दीजिए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो आपका ये वाला पॉइंट है इसको इसमें सेटिस्फाई कर देना है। दैट इज द ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। यहां से आपका x2 y2 और z2 आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? आप इसको ले लो सबसे पहले और इसके बराबर कर दो। आपको x1 y1 z1 पता होगा और a b c पता होगा, तो ये वैल्यू आप सीधी सीधी पता है, ये वैल्यू पता है, तो इधर पूरा आपका डिजिट में आ जाएगा। और x1 पता है, a पता, तो x2 आप निकाल लेंगे। ऐसे ही कंपेयर करके y2 और z2 निकाल सकते हैं। और अगर आपने ये याद कर लिया तो ऐसे ही आप सेम इमेज के लिए भी कर सकते हो। इमेज मान लेते हैं, इमेज यहां पर हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है, तो इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, देखिए इमेज आ जाएगा अल्फा माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू गामा माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू, बस एक अंतर करना है, यहाँ पे -2 कर देना है, बाकी फिर वैसे ही सेटिस्फाई कर दीजिए c z1 प्लस d। ठीक है, यहाँ पर d है और अपॉन में, अब देखिए वहां पर हम लोग नहीं, देखिए ये अंडर रूट नहीं है, सॉरी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर रबड़ का हम लोग यूज करें यहां पर तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। बेस्ट है आपके लिए, आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको इससे कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करिए, आराम से अल्फा बीटा गामा आप निकाल सकते हैं। तो इमेज का क्वेश्चन आपका लाइन या प्लेन से कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा आपके पेपर में। और मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपको दे देता हूं, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करके। आपको जो प्लेन है उस प्लेन की क्वेश्चन दी जा रही है 3x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और आपको जो यहां पर पॉइंट दिया गया जिसका इमेज निकालना वो है 2 -1 और 3। ठीक है, समझ गए? x1 y1 z1 पता है, a b c d पता है। ठीक, तो क्या दिक्कत है, यहां इमेज निकालना है आपको। मान लीजिए आप ऐसा करिएगा प्रैक्टिस के लिए, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आएगा, इमेज यहां आ जाएगा। ठीक, इसको अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, इसको x2 y2 z2 ले लीजिए और फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए आपको x1 पता है और a पता है और इधर वाली सारी चीजें पता है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो क्यों नहीं अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिएगा जो भी है। ठीक है,
जो आएगा आपका सही होगा। बाकी आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूला इज द बेस्ट। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन में, इसको नहीं दिक्कत कर जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। देखिए अगला आता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर हम लोग को ये निकालना हो एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए अगर आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां पर आपको पता हो कि डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के आपको पता है एल, मान लीजिए अगर दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस के आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है L1 M1 N1 L2 M2 और N2, तो इनका जो एंगल निकालते हैं हम लोग इस तरह निकालते हैं cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। और सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि आपकी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, cos 90 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल होंगी तब cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, सब तो आप समझते ही हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो देखिए डायरेक्शन रेशियो के टर्म में cos थीटा आ जाता है आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस तरीके से आप एंगल देख लीजिए, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में है ये, या आपका डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। अब यहां पर भी वही, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। और ठीक है, और अगर मान लीजिए कि दो लाइंस हमारी ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, लेकिन अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं तो उस केस में अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियो इस तरीके से होगा A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। अगर पैरेलल होगा तो ओह, हरे के ऊपर हरा सही हाईलाइट कर दिया मैंने। अच्छा, पीला भी नहीं चलेगा तो किससे करूं मैं, रेड से कर दूं क्या? यहां पर मैं ले लेता हूं रेड कलर। ठीक है, अब सही है। ओहो, ये तो ब्लैक हो गया। एक मिनट, रेड ही तो लिया था मैंने, क्या हुआ? अच्छा, छोड़ दीजिए ये सब, नौटंकी करने के चक्कर में फालतू सब बर्बाद हो जाएगा। ये छोड़िए, आप इतना जानिए कि अगर आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन आपने समझ गए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, अगर लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, आगे क्या अगला कौन सा आर्टिकल इसमें हम लोग देखेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना जो कि कंटेनिंग ए लाइन। क्या फाइंड करना? इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए लाइन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सीधी सी बात है कि आपको एक ऐसा, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम लोग। और अब देखिए इसमें क्या है आपको कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्लेन होगा। ठीक है, इस प्लेन का क्या होगा कि इस प्लेन में कोई एक लाइन होगी। ठीक है, क्या है? प्लेन कंटेनिंग ए लाइन, इसमें एक लाइन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो हमारी लाइन है वो हमारा किसी एक पॉइंट x1 y1
और Z1 से पास कर रही है, ठीक है। कोई लाइन होगी तो इससे पास करेगी, और इसका डायरेक्शन रेशियो हम क्या ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, ठीक। इतनी मुझे जानकारी पता है। अच्छा, प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो कुछ होगा ABC। इसी प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो कि इस लाइन को कंटेन करता है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर लाइन जो है हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये लाइन प्लेन के अंदर है, तो ये प्लेन भी तो इस पॉइंट से पास करेगा। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर प्लेन की इक्वेशन जो है वो आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आपको क्या करना है, कंडीशंस पता करनी पड़ेंगी। अब देखिए यहां पर है क्या कि ये जो प्लेन का नॉर्मल है, वो प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के भी तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और जो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के, प्लस सी सी इज इक्वल टू 0। ये आएगी कि नहीं, ये कंडीशन बनाने में किसी कोई दिक्कत। अगर प्लेन का नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने यहां पर एक कंडीशन बना लिया और ये किए, मतलब मेरे पास जितनी जानकारी थी उससे मैंने 2 इक्वेशन यहां से मैं बना सकता हूं। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे चीजों को। देखिए, लेकिन एक चीज आपको यहां बता दूं कि आपको एक थर्ड कंडीशन वो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन में देगा, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, यहां पे आपसे कहता है कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको जो कि एक लाइन को कंटेन करता है। लाइन कौन सी है, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 5/3, ठीक है। एंड दिया गया है कि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, किस प्लेन के, उसकी इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 7y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब देखिए, ये जो आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, ये क्या कहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ठीक है। मतलब ये लाइन जो है ये प्लेन के अंदर ही है, तो मतलब ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, आप देखिए किस पॉइंट से पास कर रही है, 0, 3 और 5 इस पॉइंट से पास कर रही है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका 1, 2, 3। ये लाइन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है। तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा, प्लेन भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो लिख लीजिए प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, इस तरीके से आप प्लेन की इक्वेशन यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई यहां पर। अब वही बात फिर से आ जाएगी कि लाइन जो होगा वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ये 1, 2, 3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर abc की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए तभी प्लेन की इक्वेशन आएगी, तो abc की वैल्यू सोचिए कैसे आएगी। अब abc की वैल्यू आने के लिए एटलीस्ट मेरे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन हमारे पास कितनी अभी पर, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आएंगे, तो कहीं खोजने तो जाएंगे नहीं, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया गया है, एक और कंडीशन दी गई है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। फिर वही चीज मैंने कहा था, 2 प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट फिर 0 कर दीजिए, ठीक है। 7b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब abc में आपको 2 इक्वेशन मिल गई है, यहां से abc की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब a भी सॉल्व करना नहीं आता है तो बहुत ही गलत बात है, इसको सीख लीजिए। आपको अगर a इस तरह लिख लीजिए, पहले a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, a के नीचे आपको a को छोड़कर बाकी लिख देना है, डिटर्मिनेंट बना दीजिए 2, 7, 3, 3। अब यहां से ऐसे a, b और c निकाल लीजिएगा, a, b, c की वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिएगा, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग ए लाइन आर्टिकल यही आपका खत्म होता है। और ये जो है इससे आपके कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बीएससी मैथ में भी, बीएससी एजी में भी। नहीं विश्वास होता तो प्रीवियस ईयर उठा के खुद देख लीजिए। चलिए अगला जो यहां पर आपका अगला आर्टिकल है वो है आपका कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जो कि एक ही, ऐसी मतलब लाइन जो एक ही प्लेन में हो
और एक ही प्लेन में होंगी तो कैसी होंगी, या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसे दो लाइन है, ठीक, और ये मान लेते हैं कि एक लाइन जो है वो x1 y1 z1 से पास कर रही है, जिसका डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं हम लोग a1 b1 c1 है। ठीक है, और दूसरी जो लाइन है वो मान लेते हैं x2 y2 z2 से पास कर रही है, और इसका a2 b2 और c2, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ठीक, अब यहां पर क्या करना है आपको, मान लीजिए पहला क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है, पहला पूछेगा कि पूछता है कि क्या दो लाइंस आपको दे देंगे, पूछेगा क्या ये दोनों कोप्लेनर हैं या नहीं हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है कोप्लेनर को प्रूफ करने की। तो जो आपकी कंडीशन होती है वो ये होती है कि डिटर्मिनेंट बना लीजिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये कंडीशन कैसे आती है इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आपको इस समय जानना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको फाइनली याद करना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तभी आपकी लाइंस कोप्लेनर होंगी। क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 z2 माइनस z1, सब यहां पर आपको पता होगा। ठीक, बस ये सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, कोप्लेनर हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि अगर कोप्लेनर हैं तो उनका कॉमन पॉइंट फाइंड करिए, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका कॉमन पॉइंट फाइंड करिए। वो भी बहुत आसान है। वो कैसे, देखिए इस मैंने अभी बताया था कि अगर आपको सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन पता है तब आप उस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक कोई पैरामीटर टी ले लीजिए, उसके फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये पता है आपको। यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इसके मदद से क्या लिख देंगे, x2 प्लस a2t, ऐसे ही करके y2 ऐसे ही z2, सब यहां पर आप लिख सकते हैं। और सेम चीज यहां पर आइए, ऐसे ही दूसरे लाइन से भी लिख सकते हैं। अब आपने जो पहले लाइन से जो यहां पर पॉइंट निकाला, जो यहां से पॉइंट निकाला, दोनों सेम पॉइंट हैं, तो इसका मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, तब आपका आंसर जो वहां से आ जाएगा। ठीक, कई लोग कह रहे हैं क्या बता दिए सर, तो समझ में नहीं आया। मैं कुछ नहीं बताऊं भाई, मैं ये कहा कि ये दो लाइंस हैं, यहां पर मैंने इस लाइन की मदद से इसका कोऑर्डिनेट लिखा और इस लाइन की मदद से इसका कोऑर्डिनेट लिखा, और दोनों सेम ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला हूं। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि आपका घर कौन सा और आपके पापा का घर कौन सा है, तो ये तो गलत बात है ना, एक ही होगा। आपका घर आपके पापा का घर एक ही होगा, तो वही क्या करना, आपको दोनों बराबर कर देना है। ठीक है, अब बहुत से लोग हैं कि इसमें भी लॉजिक लगाने लगेंगे कि सर पापा का घर अलग हो सकता है, मेरा घर अलग हो सकता है, लेकिन ये सब दिमाग मत लगाइए, जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, अब ये दोनों आपका सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, बस इसको बराबर कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, अगर वो कॉमन पॉइंट पूछता है तब। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो ये पूछ ले कि इक्वेशन, ऐसा हो सकता है पूछ ले, अगर मान लीजिए कोप्लेनर, अगर वो पूछ ले कि ये दोनों अगर लाइंस आपके कोप्लेनर हैं या नहीं, और अगर मान लीजिए कोप्लेनर लाइंस आ जाती हैं, आपसे पूछ ले कि प्लेन की इक्वेशन भी बता दीजिए। ठीक है, तो उसमें हमें करना कुछ नहीं है, उसमें भी बड़ा आसान होगा। उसके लिए आप बस इतना सा करिएगा कि दो लाइन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन लिख लीजिएगा, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। दूसरे लाइन का जो पॉइंट होगा उसमें सेटिस्फाई कर दीजिएगा, ए बी सी की एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। ठीक, और दूसरा चीज क्या है कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट 0 हम लोग कर सकते हैं, तो वहां से हम लोग प्लेन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन पहले मेन चीज है कंडीशन जरूर जानते रहेगा, कंडीशन क्या होगी, बाकी तो इक्वेशन आप निकाल ही लेंगे। इतना तो मैं तरीका आपको बता दिया हूं, वो आप सब खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन बस ये कंडीशन याद रखिएगा कि कोप्लेनर लाइन की कंडीशन होती क्या है। अगला यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में कई बार आया है, वो ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। कौन सी लाइंस, स्क्यू लाइंस। कई लोगों को तो यही हवा उड़ गई होगी कि स्क्यू लाइंस क्या होता है सर। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल नहीं होंगी और इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, मतलब ठीक है, ना पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो,
ठीक, उन दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। अगर मान लीजिए इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी तो उनके बीच में कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर आप किसी से मिल गए तो आपके उसके बीच में कहां कोई दूरी रह जाएगी, तो दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। आप लोग दूर दूर हैं तभी हम लोग दूरी कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस मतलब कैसी होती हैं, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो जीरो हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको रट लीजिएगा। क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। फिर यहां पर वही बात आएगी कि ये मान लीजिए कि ये पास कर रहा है x1 y1 z1 से, ये पास कर रहा है x2 y2 z2 से, ठीक है। और ये इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, इसका a2 b2 c2 इसका डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। देखिए, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताता हूं जो आपको यूज करना है, ठीक है। फर्जी यहां पर कोई वहां पर मुझे ऐसा तो है नहीं कुछ इनाम मिलेगा, मैं आपको 4-5 मेथड बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए बस एक ही मेथड में आपको बता दे रहा हूं जिससे आप हमेशा कैलकुलेशन उसी से करेंगे। वो क्या है आपका, लिख लीजिए फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होता है x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन है ये, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। और याद रखिएगा कि डिस्टेंस है इसलिए इसको पॉजिटिव ही लेकर आइएगा, कभी इसको नेगेटिव मत कर दीजिएगा। देखिए, x2 और x1 तो आपको पता ही होगा कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये सब तो आपको पता ही होगा। आप सोच रहे होगे सर ये LMN क्या होगा, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि LMN क्या है। तो देखिए यहां पर क्या है कि LMN जो है आपका ये डायरेक्शन कोसाइन है आपका, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, वो भी किस लाइन का आपका, देखिए ये वाली जो आपकी लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन है LMN, ठीक। वही मैंने यहां पर लिखा। आप कहोगे सर ये कैसे फाइंड करेंगे, LMN कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको कंडीशन बताया कि दिस लाइन इज, मैंने क्या बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक। तो मान लेते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो ABC मान लेते हैं, ठीक। अगर ABC है तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AA1 प्लस BB1 प्लस CC1 इज इक्वल टू 0 और AA2 प्लस BB2 प्लस CC2 इज इक्वल टू 0 होगा ना। अब यहां पर आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल लेंगे, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने आप ही, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्या कहता है, आपको निकालना है, आपको दो लाइंस दिया गया है, x माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 9 अपॉन माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10 अपॉन 7। डिजिट्स तो काफी खतरनाक मैंने उठा लिया है, ठीक है। इतना खतरनाक लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बहुत भारी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन आप यहां से बस मतलब मेरा सीख जाइए, क्या बताना चाहता हूं। आपको यहां पर x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, ठीक, सब कुछ पता है। A1 B1 C1 पता है, A2 B2 C2 पता है। पहले क्या करेंगे, आप मान लेंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC आप मान लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3A माइनस 16B और प्लस 7C इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ABC में आ गया। तो A अपॉन करके B इज इक्वल टू माइनस B अपॉन करके, मतलब ABC की जो वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ABC की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी तुरंत आप L
m और n फाइंड कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तरह करके। जैसे आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, x2 माइनस x1 टाइम्स l प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स m प्लस z2 माइनस z1 इंटू n। ये एकदम सटीक फॉर्मूला है आपका, एकदम सीधा सीधा इसको यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो भी यहां पर आपका जो है वो खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि मान लीजिए आपको हो सकता है कि आपको इस तरीके से दे दे कि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे दे कि मान लीजिए उसने क्या किया कि दे दिया कि एक दो लाइंस है जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस इस तरह दे दिया और कहा है कि इसको आपको रिड्यूस करना है इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप कुछ नहीं, आप ऐसा करिएगा कि जो लाइन होगी उसका डायरेक्शन रेशियो जो है आप वो ए बी सी मान लीजिएगा। ठीक है, और ये प्लेन है एक तरीके का। ठीक है, तो प्लेन का नॉर्मल, लाइन के परपेंडिकुलर, वही सेम रूल लगाते हुए 3a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0 एक ये, 4a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मदद से a, b और c फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया, लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले कंडीशन लगाइएगा। वो ऑप्शन देख के आप करेंगे वहां पर कि आप पहले ऐसा करेंगे कि z 0 कर देंगे, z दोनों 0 कर देंगे, x y में इक्वेशन आ जाएगी, तो x और y की आप वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप ऑप्शन में देखिएगा कि z की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। अगर y 0 करिएंगे तो x और z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ गए। चलिए, डायरेक्शन रेशियो आ गया और x1 y1 z1 आ गया, तो आपकी वैल्यू जो है यहां से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको यहां पर आपको रिजल्ट बता देता हूं। a, b और c की जो वैल्यू है वो आएगा 1 1 2। ठीक, यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार सॉल्व करना बता दिया, बार बार जरूरत नहीं बताने की। ठीक है, a b c की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि आप ऑप्शन में देखिएगा, ऐसा करना पड़ता है कि आपको किसी एक को 0 करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने z को 0 कर दिया, एक मिनट, जैसे मैंने z को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या आप x सॉल्व करके x y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान है। तो यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 10 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 0/2। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन आ गई। यही मैं कह रहा था, अगर आपके ऑप्शन में y को 0 दिया है तो x और z निकाल लीजिएगा वहां पर। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी और यहां पर आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया है। अब यहां पर आपका कुछ खास ऐसा बचा नहीं है बताने को। लेकिन देखिए, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया था। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही चाहिए, लेकिन तब भी कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, प्रीवियस ईयर में आए थे आपके 2018 में। ठीक है, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, लंबे हैं, लेकिन उनको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, क्या कहता है कि आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, जिसमें ये दिया गया है कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए गए हैं 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहा गया है कि आपको 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है जिनके डायरेक्शन कोसाइन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है 6nm माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन जो है वो दिए गए हैं आपको। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पहली इक्वेशन से m की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज द माइनस 3l माइनस 5n।
ये n है आपका, ठीक है, 3l माइनस 5n। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये जो m की वैल्यू है इसको उठा के यहां पे पुट कर देना है। तो 6n इंटू माइनस 3l माइनस 5n, ठीक है, ऐसे ही माइनस 2nl हो जाएगा प्लस 5l m की वैल्यू ही आपको रखनी है माइनस 5n। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है वो n और l के फॉर्म में आ गई है। अब इसको जब आप यहां फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो n और l में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, n और l में कैसे आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करिए, आ जाएगा अपने आप ही, कुछ नहीं करना है, सिंपली सब ओपन करके प्लस माइनस कर दीजिए, अरेंज करेंगे थोड़ा सा तो ये आपका आ जाएगा। अब यहां से हम चाहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2n प्लस एल इंटू एन प्लस एल इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब यहां से क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू माइनस एल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि n प्लस एल 0 होगा ना, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एल। अगर n इज इक्वल टू माइनस एल आ गया, ठीक, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी थी ऊपर, माइनस 3l प्लस सॉरी माइनस 3l माइनस 5n था ना। एक मिनट देखिए m की वैल्यू कितनी थी, माइनस 3l माइनस 5n, और यहां पे n कितना आया, माइनस l आया है, तो रख दीजिए माइनस 3l प्लस 5l कितना आ जाएगा आपका, ये 2l आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना आ गया आपका 2l आ गया। ठीक, तो यहां पर आपका देखिए n इज इक्वल टू माइनस एल आ गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया 2l आ गया। तो इसका मतलब हम लोग l m n अगर हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो हमारा l m n कितना आ गया, l m की वैल्यू 2l n की वैल्यू माइनस एल। तो यहां पर हम लोग डायरेक्शन रेशियो अपनी क्या लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, तो यहां से 1 2 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका यहां पे डायरेक्शन रेशियो। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखिए यहां पर आपके पास आ गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अब अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो यहां पे आप डायरेक्शन कोसाइन भी आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज द 1 अपॉन अंडर रूट 6। ऐसे 2 अपॉन अंडर रूट 6 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप यहां डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। ठीक, और दूसरा एक चीज ये भी देख लीजिएगा, ऊपर यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज और हुआ था, 2n प्लस एल इज इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फैक्टर 0 हो सकते हैं ना। अब जब 2n प्लस एल इज इक्वल टू 0 होगा तब यहां पर l इज इक्वल टू माइनस 2n आ जाएगा। ठीक, तब वहां से वैल्यू जो होगी वो और अलग हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप यहां पर देखिए सिंपली आप क्या करिएगा, फॉर्मूला अपना लगा दीजिएगा, जो एंगल वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये जो है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो। और डायरेक्शन रेशियो भी मैंने ऊपर आपका निकाला ही था, आपने देखा ही होगा यहाँ पे ये। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकाल ही लिया, लेकिन एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो आया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो था आपके पास, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस वाली कंडीशन से आएगा, जो एक देखिए 2n प्लस एल इज इक्वल टू 0 भी तो हुआ था, तो l इज इक्वल टू 2 माइनस 2n भी तो होगा, तो ये वाली कंडीशन, तो इस वाली कंडीशन को भी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। देखिए इसमें क्या है कि l इज इक्वल टू माइनस 2 ये वाला हो गया। अब देखिए, अब यहां से वो एक ऊपर क्या कंडीशन आपकी आई थी, वो देखिए ये आया था आपका जो स्टार्टिंग में आया था, m क्या था, m इज इक्वल टू क्या था
-3l और -5n। तो यहां पर l की वैल्यू यहां पर अगर आप पुट करेंगे, l की वैल्यू कितनी है, -2n आई है, तो -3 इंटू -2n -5n, तो यहां पर कितना हो जाएगा, n आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूं। तो इस तरीके से आप l mn यहां पर निकाल लेंगे, तो आपका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया कि -2n n और n, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आपका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, -2 1 1 आ जाएगा। तो ये दूसरे लाइन का हो गया। तो पहले लाइन का दूसरे लाइन का मिला के इस फॉर्मूले में ले जाकर रख देंगे, हो जाएगा। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है काफी लंबा था। यहां पर देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। बेसिकली इसने किया क्या, आपको दो लाइन के बीच में एंगल पूछा। एंगल तभी निकाल पाएंगे जब आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो या दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता हो। ठीक, वो निकालने के लिए इन्होंने दो इक्वेशन दे दिया। करना क्या था, पहले लाइन से आपको पहले लाइन से m निकाल के इसमें आपको पुट कर देना था। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n और l में। ठीक, तो n और l की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे, उसके मदद से आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, उसी की मदद से आप डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और फिर कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, ये हुआ। और एक क्वेश्चन मैं यहां पे करा देता हूं और उसी क्वेश्चन के साथ ये वाला चैप्टर जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन की दी गई है, 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दी गई है किसी एक लाइन की, और कहता है कि आपको इसकी वेक्टर इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो क्या होगी, बताइए। इसकी अगर आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो वेक्टर इक्वेशन आपकी यहां पर क्या आएगी। तो सबको यह पता होना चाहिए कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की, r = a + लैम्डा वेक्टर b होता है। ठीक, तो पहले इसको देखिए, थोड़ा सा रिड्यूस करिए। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, यहां से 6 कॉमन कर लीजिए, x - 1/3 = 3 कॉमन कर लीजिए, y + 1/3 आ जाएगा, = 2 कॉमन कर लीजिए, z - 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो नीचे कर लीजिए, 1/6 कर लीजिए, इसको चाहिए और नीचे, इसको इस तरह नीचे कर लीजिए, और इसको चाहिए यहां से हटा के इस तरह नीचे कर लीजिए। आपको यह पता चल गया कि लाइन जो है हमारी पास कर रही है 1/3 -1/3 और 1, इससे हमारी ये जो लाइन है वो पास कर रही है। ठीक है, ठीक, और डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है, 1/6, 1/3 और 1/2। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करें, इसमें अगर हम किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन रेशियो में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने से। तो कॉमन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई के मारे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 3 आ जाएगा। अगर हम इससे उठा के 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 1 2 3। तो r = a + लैम्डा b होता है, रख दीजिए। a कहां से आता है, यहां से आता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 i कैप -1/3 j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b होगा। तो वेक्टर b जो है हमारा वो क्या है आपका, ये आपका जो यहां पर वेक्टर b है, ये इसमें कौन सा होगा, ये डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होता है। तो कुछ नहीं करना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। 2018 में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2018 में सेम क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, एकदम आसान था, कुछ नहीं करना आपको, बस किस पॉइंट से पास कर रहा है और कौन सा डायरेक्शन रेशियो होगा ये आपने पता किया। उसके बाद r = a + लैम्डा b लगा के सिंपली हम लोग वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो a होता है वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो उससे वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और b वाला जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो वाला जो होता है वेक्टर वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका वेक्टर चैप्टर जो 3D चैप्टर जो होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिया, आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लेके आपको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, नहीं रेड कलर तो और खराब ही कर रहा है। चलिए हाइलाइटर छोड़िए ये सब,
ब्लैक कलर से वैसे मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था, फिर ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें थी आपने ये देखा। जो बहुत ज्यादा मेन है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये हो गया। चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए छोटी छोटी बातें, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो के बारे में बताया, फिर प्लेन के बारे में, प्लेन का ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक ये मैं बताया था कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालना कि अगर वो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे, उनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। प्लेन अगर हमारे पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, प्लेन पैरेलल होंगे तो नॉर्मल पैरेलल होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो किसी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सॉल्विंग जरूर इसको देख लीजिएगा, ये जो मेथड होता है सॉल्व करने का ये देख लीजिएगा, नहीं तो आप तरीका पता होगा तब भी क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये तरीका नहीं पता होगा तो इसको मैं बताया था, ठीक है। फिर ये सब मैंने यहाँ पर कंडीशंस बताया, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म बताया, किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं प्लेन से, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देना है प्लेन की इक्वेशन में और सिंपली नीचे अंडर रूट ऑफ a² + b² + c² हो जाएगा। पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना भी आपके 2019 के ही पेपर में आया था, ठीक है। तो इस आर्टिकल को भी सही से देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं होता है, कांस्टेंट को माइनस कर देना होता है और नीचे अंडर रूट ऑफ a² + b² + c² हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने सिमेट्रिक फॉर्म बता ही दिया, लाइन प्लेन के इंटरसेक्शन वाली बात बता ही दिया आपको मैंने। फिर यहाँ पर आपका इमेज फाइंड करना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना, पूरी कहानी बताया और फिर लास्ट में मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि आप कैसे ट्रिक से करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इमेज वाला, और यहीं पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखा था, ये वाला है, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इससे याद रखेंगे तो क्वेश्चन सेकेंडो में हो जाएगा, नहीं तो फिर करते रहिएगा यूजुअल मेथड से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो मैंने लास्ट में सबसे करा दिया है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग ए लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बस इतना ध्यान देना है कि अगर प्लेन के अंदर लाइन है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर जिस पॉइंट से लाइन पास होगी उसी पॉइंट से प्लेन भी पास होगा, ठीक है। तो बस यही सब बातें थी, और कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है कोप्लेनर लाइंस होंगी नहीं होंगी वो याद रखिएगा, और इसके बाद वही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये याद कर लीजिएगा, याद नहीं कर लीजिएगा देख लीजिएगा याद क्या करेंगे इसमें, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, LMN कैसे निकालते हैं ये भी याद रखिएगा, और की जो इसमें की पॉइंट है याद करने वाला वो ये है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। ये याद रहेगा, सब कुछ याद है, बस यहीं पर खत्म हो जाता है आपका चैप्टर, कुछ नहीं है। तो चलिए अगर आप यहां तक देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूं आपका पूरा 3D चैप्टर जो होगा बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। वेक्टर 3D मैंने दोनों चैप्टर रिवाइज करा दिया है एक एक लेक्चर में, और मैं भी बता रहा हूं कि वेक्टर और 3D से मिला के BSc मैथ में कम से कम 7 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और 7 क्वेश्चंस में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे अगर ये दोनों लेक्चर आप देख लिए हैं तो, ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर है ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर आप पढ़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं कि पढ़ के जाए तब भी आपसे गलती हो जाए, ऐसा नहीं होगा, जैसा कि इंटीग्रेशन उसमें हो जाता है कि आप पढ़ के तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो वेक्टर 3D की यही खासियत होती है, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप ऐसे इन वन शॉट में और कौन कौन से वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।